हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले हमारे रुक जाना नहीं योजना 2020 के 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2। इसके पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको ट्रिक के साथ बताया था, और सेकंड पार्ट में भी हम उसी प्रकार से आपको आसान ट्रिक के साथ हम यह भी बताएंगे आपको एग्जाम में इन प्रश्नों का आसानी से किस प्रकार से लिखना है। तो चलिए वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं और हमारे प्रश्नों पर हम वापस लौटते हैं। तो दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न था कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी। अब हमें तो ये समझना पड़ेगा कि भाई वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, क्योंकि हम जब वस्तु विनिमय प्रणाली समझ जाएगी कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी क्या थी तो उसकी समस्या भी हम समझ लेंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बहुत पीछे, यानी हम जब आदि मानव थे। अब जब इंसान आदि मानव था तो उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, मतलब कोई भी चीज़ रहने देने के लिए। आज तो हमें पता है कि हम अगर किसी को पैसे देंगे तो हमें वो व्यक्ति हमारी ज़रूरत की वस्तु देगा, लेकिन उस समय में किसी भी व्यक्ति के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो उस समय में लोग क्या करते थे, अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास सेब है और एक व्यक्ति के पास अंगूर है, तो वे क्या करेगा, उस सेब लेकर अंगूर वाले व्यक्ति के पास जाएगा, उसे सेब देकर वो अंगूर जो है लेकर आएगा। ठीक है। अब इस ये समस्या ये थी वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसकी समस्या क्या थी कि मेरे पास सेब है और मुझे चाहिए अंगूर, तो मुझे जो है ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना पड़ेगा कि जिसके पास अंगूर मिले। मान लीजिए मैं एक के पास गया तो इसके पास अंगूर नहीं मिला, दूसरे के पास मिला अंगूर नहीं मिला, तीसरे के पास भी नहीं मिला, तो मुझे अंगूर लेने के लिए सभी को ढूंढना पड़ेगा। तो वही थी वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है। तो इसकी समस्या क्या थी कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरे ज़रूरत की वह वस्तु मुझे उपलब्ध कराए। ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी, तो आपको बस सिंपली लिख देना है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तु को स्वीकारे और उसके आवश्यकता की वस्तु उसको उपलब्ध कराए। ठीक है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके पास मेरी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त हो। बड़ी सिंपल भाषा में समझे हम तो। अगला आपका प्रश्न कि बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है। अब बेरोजगारी भत्ता, अब ये तो आप सभी को पता होगा कि भाई जो बेरोजगार है उसे ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इसे साहित्यिक भाषा में लिखना है कि काम मांगने के 15 दिन तक अगर व्यक्ति को काम न मिले तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। कि भाई कोई व्यक्ति है काम करने योग्य है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है तो भाई उसको देंगे बेरोजगारी भत्ता। ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लिख देना है कि 15 दिन के भीतर, काम मांगने के 15 दिन के भीतर अगर उसको काम नहीं मिले तो गवर्नमेंट जो है व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराती है और उसको वो पात्रता होती है। अगला आपका सेवा क्षेत्र क्या है। अब देखिए दोस्तों, सेवा क्षेत्र, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले क्षेत्र को समझना होगा। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा होता है तृतीयक। प्राथमिक में क्या होता है, कृषि से उत्पादित जो कृषि होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में होती है। द्वितीयक क्षेत्र में कारखाने चलते हैं, कारखाने फैक्ट्रियाँ। जैसे कृषि से मतलब मान लीजिए हमने टमाटर निकाला और टमाटर को क्या करेंगे, हम कारखानों में उसका केचप बनाएंगे और बेचेंगे। ठीक है। और तृतीयक में क्या होता है, जो बैंक होती है आपकी बस सुविधा बैंक, जो आपकी सेवा करती है जैसे ट्रेन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये सब किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में, जो आपकी सेवा करती है। और तृतीय क्षेत्र जहाँ पर सेवा होती है इसलिए इसे नाम दिया गया सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र क्या है, तो आपको लिखना है तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों को सेवा क्षेत्र कहते हैं। या फिर आप अगर थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहे तो कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र में गतिविधियों में वस्तु के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है हम वस्तु यानी पैसे देते हैं तो हमारी सेवा होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। अगला आपका अधोसंरचना किसे कहते हैं। ठीक है। अधोसंरचना, अब देखिए दोस्तों अधोसंरचना भी काफ़ी सिंपल चीज़ है। मान लीजिए मेरे पास कारखाना है और उस कारखाने में मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ। ठीक है। और उस चीज़ को मुझे पहुँचाने के लिए मुझे जो गाड़ियों की जो आवश्यकता पड़ेगी, मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उस कारखाने को चलाने के लिए। ठीक है। तो उसे ही कहूँगा मैं अधोसंरचना। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि वे सुविधाएं क्रियाएं जो उत्पादन कार्यों में सहायता देती है। जैसे मैं उत्पादन कर रहा हूँ और उसमें मुझे जो क्रियाएं सहायता दे रही है उसे ही कहूँगा मैं अधोसंरचना। और यहाँ पर आपको उदाहरण में लिख देना है परिवहन साधन के इस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। ठीक है। तो ये सभी अधोसंरचना के अंग होते हैं। अगला है आपका कि प्राथमिक क्षेत्र को उदाहरण से समझाइए। तो दोस्तों हमने पढ़ा प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है कि जहाँ पर जो कृषि होती है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि कृषि आधारित गतिविधियों को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। सिंपल से आपको लिख देना है कि भाई अगर आपको पूछा जाए कि भाई प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो आपको लिख देना है कृषि आधारित गतिविधियों को जो है हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आपको पूछा जाए द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो द्वितीय क्षेत्र में आपको लिखना है कि भाई जो जिसमें उत्पादन होता है, जिस प्राकृतिक चीज़ों का विनिर्मीकरण होता है जिसमें, उसे हम कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आपको लिखना है जहाँ पर वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, उसे हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र। उम्मीद करता हूँ आपको प्राथमिक द्वितीय तृतीय समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आगे भी इसके क्वेश्चन है, हम वो भी पढ़ेंगे। देखिए आगे ये है द्वितीय क्षेत्र को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो द्वितीय क्षेत्र आपको समझा देना है कि क्षेत्र में गतिविधियों में प्राकृतिक
उत्पाद हो, यानी जो प्राकृतिक उत्पाद जो हम होते हैं हमें, जैसे गेहूँ हुआ, टमाटर हुआ, ये प्राकृतिक उत्पाद हुए, फल हुए, तो उनके विनिर्मीकरण मतलब उनको हम मॉडिफाई करते हैं, मतलब टमाटर का केचप बनाते हैं, गेहूँ से हम रोटी बनाते हैं, ठीक है। तो विनिर्माण की प्रक्रिया जो है किस में आती है, द्वितीय क्षेत्र में। आपको इसका उदाहरण फैक्ट्री, कारखाने और उद्योग आदि से दे देना है। अगले आपका उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है। उपभोक्ता शोषण, उपभोक्ता मतलब क्या होता है दोस्तों, कस्टमर, ठीक है। कस्टमर, आप कस्टमर हो, अगर आप कोई भी दुकान पर जाते हो तो आप क्या हो, कस्टमर हो। अब जब कस्टमर है तो कस्टमर का शोषण कैसे होता है ये तो आपको भी पता है। जब आप दुकान पर जाते हो तो वह कम वजन तोलता है, अधिक कीमत आपसे ले लेता है, मिलावटी सामान आपको बेचता है, दोषपूर्ण, ऐसे चीज़ें हैं जो कि उपभोक्ता शोषण कहलाती है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई उपभोक्ता शोषण बताइए, तो आपको लिख देना है मिलावटी सामान बेचना, भ्रमित विज्ञापन दिखाना, कम वजन तोलना आदि, ये सब क्या आते हैं, उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी के आधार पर है कि उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार बताइए। अब उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आप भी कभी ना कभी कस्टमर रहे होगे और आपकी ज़िंदगी में कभी आए होगी कोई वस्तु किसी दुकानदार ने आपको ज़्यादा कीमत पर बेची होगी। सबसे पहला ऊँची कीमत, ये तो आपको याद ही रहेगा कि भाई दुकानदार हाँ निर्धारित कीमत से ज़्यादा पैसे लेते हैं। और दूसरा है मिलावटी सामान बेचते होगे, आपने दुकान से कभी चावल खरीदे होगे, उसमें कभी आपका कंकड़ आया होगा, तो वो सभी मिलावटी सामान होता है, ठीक है। तो आपको अगर उपभोक्ता शोषण के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो बस दिल खोल के लिख दीजिए, ऊंची कीमतें, मिलावटी सामान, भ्रमित विज्ञापन और ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे देखिए आप, एकाधिकार क्या है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन में ही इसका आंसर है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है एक व्यक्ति का अधिकार, ठीक है, एक व्यक्ति का अधिकार। अब एक व्यक्ति का अधिकार कैसे, मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है जिसमें कोई चीज़ अगर बन रही है, ठीक है, मान लीजिए लोहा बन रहा है, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम कोई फैक्ट्री में बन रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत बार ऐसा होता है। अब क्या होता है, ये एक ही फैक्ट्री में बन रहा है, मतलब पूरे हमारे एरिया में एक ही फैक्ट्री, तो ये क्या करेगा, इसे उसकी अनुसार इसकी कीमत फिक्स करेगा कि भाई ये चीज़ पूरे एरिया में एक ही है तो इसकी कीमत 200 रुपये की हो गई, एक ग्राम अगर तुम लोगे तो 200 रुपये का, जबकि वो और मार्केट में 100 रुपये का मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एकाधिकार स्थापित कर रहा है, मतलब ये चीज़ मेरे पास है तो मैं इसका मनमाना कीमत वसूलूंगा। तो अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में एकाधिकार क्या है, तो एकाधिकार से लिखना है कि उत्पादन एवं वितरक पर, मतलब कोई चीज़ का उत्पादन है या कोई चीज़ अगर कोई व्यक्ति बेच रहा है तो उस पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होना एकाधिकार कहलाता है, ठीक है। और जो व्यक्ति होता है वह कीमतों और गुणवत्ता में मनमानी करता है। इस प्रकार से आपको एकाधिकार का लिख देना है, उत्तर आपके पूर्ण का हो जाएगा। अगला आपका कालाबाजारी किसे कहते हैं। अब कालाबाजारी भी बिल्कुल एकाधिकार की तरह ही होती है। कालाबाजारी में क्या होता है, कोई चीज़ें होती है, मान लीजिए जैसे आजकल जैसे पिछले बार हुआ था प्याज का, ठीक है, प्याज का हुआ था कि कुछ लोगों ने क्या किया था, प्याज को जमाखोरी कर ली थी, मतलब वो प्याज जो है हमने गोडाउन में भर भर कर रख दिए थे, और जब मार्केट में जो है प्याज की कीमत बढ़ गई तो उन्होंने अपने प्याज जो है बाहर निकाले और इन्हें अच्छी कीमत पर बेचा। तो इसे हम कहते हैं काला बाजारी, कि जो है कुछ उत्पादक व्यापारी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते हैं और इस वस्तु से जो है बाजार में इनका मूल्य बढ़ जाता है जमाखोरी के कारण, और इसे हम कहते हैं काला बाजारी, ठीक है। तो आपको लिखना है उत्पादक या व्यापारी वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते हैं जिसके कारण जो मार्केट में इनकी कीमत जो बढ़ जाती है, और इसे ही कहते हैं हम काला बाजारी। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार क्या है। अब सूचना का अधिकार ये तो आप सभी को पता होना चाहिए और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भाई सूचना का अधिकार क्या है। तो देखिए, सूचना का अधिकार गवर्नमेंट का एक अधिकार है जिसमें किसी भी व्यक्ति को सरकारी कामकाज को जानने का पूरा पूरा अधिकार है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप अपनी कोई भी पंचायत, ग्राम पंचायत में जाते हैं, नगर पालिका में जाते हैं, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या कार्य चल रहा है, कितने पैसे आए, गवर्नमेंट क्या करवा रही है। इस प्रकार का अधिकार है आपके पास, जिसे हम कहते हैं सूचना का अधिकार, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो भारत सरकार ने 2005 में बनाया था। और इसमें जो है यह कानूनी सरकारी विभाग क्रियाकलापों में जो सूचनाएं पाने का अधिकार सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 2 अंक वाले प्रश्नों की समाप्ति होती है। अगर आप ये प्रश्न पढ़ लेते तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको 2 अंक वाले प्रश्नों में आपके पूरे अंक पक्के हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3 अंक वाले प्रश्नों की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है साइट की लिंक, आप वहाँ पर जाकर जो विजिट कर सकते हैं।